हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग किसकी, सी यू ई टी की, यानी कि 2023 पेपर की। और जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा हमारे इस पेपर में अकाउंटेंसी के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और एक्चुअली में जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आज आपको न्यूमेरिकल नहीं होगा, पूरी तरीके से थ्योरी पर बेस होगा। ऐसे क्वेश्चन जो 100% थ्योरेटिकल है और कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वन वन से लेके 100 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो लगातार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, सीयूटी में। और कॉमन क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग आपको नॉर्मली अकाउंटिंग की बेसिक से रिलेटेड होनी चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। और पहला क्वेश्चन जिसमें है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर इज अलाउड। ये बेसिकली मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, ठीक है ना, जिसमें आपको क्लास ट्वेल्थ का पोर्शन लिया गया, उसका क्लास 11th का जो पोर्शन से भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर इज अलाउड। बताइए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो इंटरेस्ट लोन देना हो तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा? दैट इज राइट आंसर इज 6%। जो रेड कलर में होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका रेड में दिया जाएगा, रेड आंसर इज राइट आंसर, राइट। तो ध्यान में रखना है कि जब भी पार्टनरशिप डीड का अब्सेंस होगा, पार्टनरशिप नहीं होगा, तो उस केस में इंटेंशन लोन दिया जाएगा 6% पर। नो, नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही इंटरेस्ट पर कोई कैपिटल दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है। और ना ही जो है यहाँ पर कि ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, पार्टनरशिप ना रेट। और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? इक्वली। नाउ ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what is the following item is not dealt through the profit and loss appropriation account? इसमें से कौन सा है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है? दैट इज पार्टनर्स लोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये नॉर्मल एक्सपेंस होता है, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल देते हैं। सो यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या क्या आता है ऑपरेशन अकाउंट में? पार्टनर्स का सैलरी, इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स कमीशन, ये सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड बट ओनली ऑफ, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, तो आपको बताना है कि इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जा सकता है जब बिजनेस को क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, यानी कि इन द केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। अगर कोई एक्चुअली एक स्पेशल डीड लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन देयर इज प्रॉफिट लॉस, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अदरवाइज नॉर्मल केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल और केवल प्रॉफिट में से ही दिया जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप के केस में हर एक पार्टनर की क्या एक्शन होता है, क्या भूमिका होती है? दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, बाउंड अप होते हैं। बाइंडिंग ऑन द पार्टनर्स ओनली नहीं, सारे पार्टनर्स आपस में क्या होता है, बाइंड रहते हैं, किसके थ्रू? एग्रीमेंट के थ्रू, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, एक पार्टनर के जो है एक बिजनेस के पार्टनर है, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ठीक है ना। बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द इंटरेस्ट, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए प्रॉफिट हमारे पास आया कितना, 10,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होके आ रहा है 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 15,000। तो इस केस में जो नेट प्रॉफिट वो कैसे बांटा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है, उस केस में जो प्रॉफिट होता है उसको हमेशा किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। दैट इज राइट आंसर इज सी, कैपिटल रेशियो में। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? हमेशा पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ सारा आपका, लॉस हुआ भी आपको ही उठाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ओपनिंग में से ही निकाला जा सकता है, अदरवाइज हम जो है नहीं निकाल पाएंगे। पहला कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, excess money that a firm gets over the above of the market value assets of the time of sale its businesses। अगर मान लीजिए बिजनेस का जो भी एक्सेस मनी डेट फर्म गेट ओवर द अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ assets,
एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू, मान लीजिए किसी एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 10 लाख है, लेकिन जब वो बिजनेस सेल किया जा रहा है तो बिजनेस की वैल्यू हो रही है कितनी, 15 लाख। तो इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू से अगर ज्यादा वैल्यू पर बिजनेस को सेल किया जाता है तो वो क्या होता है, कौन सा प्रॉफिट होता है, सॉरी कौन सा चीज होता है कि एक्सेस मनी मिलता है, दैट इज द आंसर इज एवर गलत देखा होगा ऑप्शन, सुपर नॉट देयर इज गुडविल, उसको क्या बोलेंगे, गुडविल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे, एक्सेस मनी 5 लाख बिजनेस के गुडविल होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी एसेट्स से ज्यादा वैल्यू पर बिजनेस को भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसकी अपनी गुडविल होती है, तो ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को प्रिंट गलत किया गया है, राइट आंसर होगा आपका गुडविल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को दूसरे पार्टनर से गारंटी दिया जाता है, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय, तो उस केस में अगर लॉस होता है गारंटी में तो वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा जिस बंदे ने क्या दिया है, गारंटी दिया है, एंड द पार्टनर हु गिव द गारंटी, जिसने गारंटी दिया है केवल वो ही लॉस को बियर करेगा, अदरवाइज कोई दूसरा लॉस को सफर नहीं करेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स, आपको बताना है अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स होता है उस केस में कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं। इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल देयर आर टू कैपिटल्स विल बी ओपन, हियर इज कैपिटल दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है ना, केवल और केवल कैपिटल अकाउंट वो फ्लक्चुएशन में आता है, करंट अकाउंट कभी नहीं होता, करंट अकाउंट के साथ कैपिटल अकाउंट हमेशा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू अ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप में कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं, द राइट आंसर इज 2, क्योंकि 2 के नीचे तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा, ठीक है ना, वो 1 पर्सन हो जाएगा, 1 पर्सन में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, वो अपने आप से ज्यादा से पार्टनरशिप मतलब दो लोग, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, और मैक्सिमम की बात करते हैं मैक्सिमम 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, इसमें से पार्टनरशिप फर्म की फीचर्स की बात करें, टू और मोर पर्सन कैरी कॉमन बिजनेस अंडर एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट में दो या दो से ज्यादा बिजनेस जो कॉमन बिजनेस को चलाते हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशियो, एक पार्टिकुलर फिक्स रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग ऑफ द एग्जिट, बिजनेस सभी चलाते हैं या फिर सभी के थ्रू कोई एक पार्टनर उस एज एजेंट बिजनेस को चलाता है, ये चारों के चारों ऊपर के तीनों सही है, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई, अगर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट किया जाए तो क्या होगा उस केस में, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई विद एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, जो भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अब उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा किसके, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब किसके कितने ईयर में वो गुडविल कितने ईयर में जो है उसको कैलकुलेट किया, प्रॉफिट को जो अर्न किया सकता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारे जो है गलत बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, if equal amount is withdrawn by a partner in the end of each month, अगर कोई पार्टनर हर महीने के एंड में एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाए तो उस केस में पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने तक, यानी कि ओनली और ओनली फॉर 6 मंथ तक वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, उस केस में इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट पर क्या इंटरेस्ट पड़ेगा, अगर 6 महीने का होता है ध्यान रखिएगा कि एंड में हो रहा है तो 2.5 होएगा, क्या होगा 2.5, अगर मान लीजिए एंड की जगह बिगिनिंग होता तो यहाँ पर लगाते 3.5 का, अगर मिड का होता तो लगता है यहाँ पर 3 मंथ का, एंड का हो रहा है 2.5 इन द केस ऑफ 6 मंथ ओनली, लेकिन अगर पूरे साल भर का होता, मान लीजिए 12 महीने पूरा निकाला गया है तो उस टाइम में अलग होता, उस टाइम में बिगिनिंग पे होता 6.5 मंथ, मिड पे होता 6 मंथ, और एंड पे होता हमारा कितने मंथ का, 5.5 मंथ का, ये अलग अलग केसेस होता है ड्राइंग इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में ड्राइंग का डेट नहीं दे रखा हो तो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम, तो इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए लगाया जाएगा, तो इंटरेस्ट उस केस में 6 मंथ के लिए लगाया जाता है, अगर डेट गिवन नहीं होता है तो, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड दैट मींस नो इंटरेस्ट इज अलाउड, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, बताना है कि वेटेड एवरेज मेथड हम कब यूज करते हैं, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड है। कौन कौन से मेथड है? पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के भी दो मेथड है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली जब प्रॉफिट गिवन होता है, लेकिन वेटेड कब यूज करेंगे? तब यूज करेंगे जब प्रॉफिट एक ट्रेंड शो करे, मतलब या तो इंक्रीज ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीज ऑर्डर में एक ट्रेंड होना चाहिए प्रॉफिट का। उस वेट में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं, यानी कि ट्रेंड मतलब जैसे वेटेड दे रखा है 1 2 3 का, उस तरह से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाई, इसमें से कौन से केस में गुडविल अफेक्ट नहीं होता? लोकेशन ऑफ द फर्म से, रेपुटेशन ऑफ द फर्म से, बेटर कस्टमर सर्विस से, इन सभी से गुडविल बनता है। अगर आपके लोकेशन बहुत बढ़िया जगह मेन मार्केट में है, तो ऑटोमेटिक आपकी गुडविल जो है अच्छी बनेगी। आपकी रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी बनेगी। आप अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो गुडविल बनेगी। इसका मतलब होता है कौन सा इफेक्ट नहीं करता है? ये तीनों इफेक्ट करते हैं। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। 19 अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज, आपको बताना है कि अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करें, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, तो गुडविल का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर? तो इस केस में फार्मूला क्या होगा? पहला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न गलत है ये। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न ये भी गलत है, लेकिन सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे में जब डिवाइड होगा तो ये पर 100 ऊपर आ जाएगा। दैट मींस राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 20। स्लीपिंग पार्टनर आर दो, स्लीपिंग पार्टनर किसे बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर किसे बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एग्रीड रेशियो। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, एक्टिव पार्ट नहीं होता है, लेकिन वो बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल भी देता है और उसके प्रॉपर जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लेता है। लॉस होता है तो लॉस का भी पार्ट बनता है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनर तो है लेकिन एक्टिव पार्ट नहीं होता है। ठीक है। Question number 21. If the fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of every month, अगर पार्टनर जो होता है हर महीने के लास्ट डे पैसा विड्रॉ करता है, तो बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने मंथ का कैलकुलेट होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, दैट इज राइट आंसर इज 5.5 मंथ का। ठीक है ना। बिगिनिंग हुआ तो 6.5 मंथ का, मिड हुआ तो 6 मंथ का। अलग अलग केस होता है, अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 22। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस अ पार्टनर कैन गेट एक्सेप्शन फ्रॉम शेयरिंग लॉस इन अ फर्म? ठीक ना। इस कौन से केस में एक पार्टनर को फर्म के लॉस से बचाया जा सकता है, उसको लॉस बियर करने की जरूरत है? क्योंकि लॉस अनलिमिटेड होता हो सकता है, पार्टनर को बियर करना पड़ता है, लेकिन कोई एक कंडीशन है जहां पर पार्टनर को लॉस बियर करने की जरूरत नहीं होती है। यस, द ऑप्शन इज इफ ही इज माइनर। अगर वो माइनर है तो उस केस में उसको लॉस नहीं दिया जाता है, लॉस का पार्टिसिपेट भागीदार वो नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 23। राइट्स ऑफ अ पार्टनर कंसिस्ट विद ऑफ द फॉलो, इसमें से कौन सा पार्टनर का राइट्स है? राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट बिल्कुल है। राइट टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बिल्कुल है, वो चाहता है कि नया पार्टनर ना है तो बिल्कुल नहीं आ सकता। राइट टू कंडक्ट अफेयर्स बिजनेस, बिजनेस को कंडक्ट करने का अधिकार है, बिल्कुल है। पार्टनर है तो उसको नॉर्मली सारे राइट्स मिलेंगे जो बाकी पार्टनर्स को मिलता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। Here the next question. In a partnership, manager's commission is shown as, पार्टनरशिप में मैनेजर का कमीशन कहाँ शो किया जाता है? जब भी पार्टनरशिप कैलकुलेट करें, मैनेजर का कमीशन एक नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल एक्सपेंस होता है और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, तो उसको हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। Any change in the relationship of existing partner which result in an end of the existing agreement and enforces making a new agreement is called, पार्टनरशिप चल रहा है, चलते चलते उसमें एग्रीमेंट बदल दिया जा रहा है, नया एग्रीमेंट बदल रहा है, तो उस केस में जो न्यू एग्रीमेंट बनता है उस केस को जो पार्टनरशिप की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? जब भी नया एग्रीमेंट बनता है उस केस को पार्टनरशिप केस में कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है। Here is next question 26. In the event of change in profit sharing ratio, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, ठीक है ना, तो जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट, अगर जनरल बैलेंस शीट में ऑलरेडी जनरल रिजर्व गिवन है तो उसकी सब किस तरह से ट्रीट करेंगे? तो ध्यान में रखिएगा, जो जनरल रिजर्व होता है उस केस में हमेशा जनरल रिजर्व को
ओल्ड प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे और इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। The next question. Here is the next question. The next question is the ratio in which one or more partner of the firm forgoes, that is, sacrifice their ratio share of profit in the favor of one or more partners of the firm is known as। अगर किसी भी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप चेंज हो रही है और कोई पार्टनर जो है अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे पार्टनर्स के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? कोई पार्टनर अपने शेयर को छोड़ रहा है, उसका शेयर कम हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा उसको हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के नाम से जाना जाता है। मान लो ए बी और सी है, ठीक ना, इनका रेशियो है 1:1:1 और यहाँ पर इनका रेशियो चेंज हो रहा है 2:3 की इसमें, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ए और बी दोनों का शेयर कम हो रहा है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे 1:1 के रेशियो में, राइट? दैट इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 28, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड सो दैट, ठीक है ना, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस टाइम में किस चीज को कैलकुलेट किया जाएगा? गेनिंग पार्टनर कैन कंपनसेट द पार्टनर्स। इस केस में जब भी पार्टनरशिप चेंज होगा उस केस में जो पार्टनर सेक्रीफाइस होगा उसको पैसा दिया जाएगा। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग बाय पार्टनर इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पूरा कंपनसेट करेगा। किसके अकॉर्डिंग करेगा? अकॉर्डिंग टू देयर गुडविल, ठीक है ना, जितना शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको पहले राइट ऑप्शन बता रहा हूं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, समझदार है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29, गुडविल एग्जिस्टेंट इन द बुक इज रिटर्न ऑफ। गुडविल जो होता है ऑलरेडी बुक में है, उसको रिटर्न अप करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर एडमिट हो रहा है, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, ठीक है ना। पार्टनर्स में ऑलरेडी गुडविल है, एक गुडविल जो होता है बुक में ऑलरेडी हो, एक होता है न्यू गुडविल जो एडमिशन के टाइम कैलकुलेट होती है। तो जो एडमिशन टाइम कैलकुलेट होती है उसके अकाउंट तो न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है उसके साथ क्या किया जाता है? उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है। किस रेशियो में किया जाता है? हमेशा ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कैलकुलेट होगा, और यहाँ पर जो न्यू पार्टनर न्यू गुडविल लेके आ रहा है उसको हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको कुछ चीजें हैं, कॉमन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवोल्यूशन में। द राइट आंसर इज रिवोल्यूशन अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट, When the new partner bring cash for goodwill, जब भी कोई नया पार्टनर अपने गुडविल के रूप में कैश लेके आता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो जब भी गुडविल लेके आता है उस टाइम की जो एंट्री होती है ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट। जो कैपिटल लेके आता है कैपिटल अकाउंट, और जो गुडविल लेके आता है उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्रेडिट होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ, ठीक है ना। एक बिजनेस में नया पार्टनर एडमिट हो सकता है कब? किस केस में? इस केस में जब एक पार्टनर रेडी हो, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर रेडी हो, या सारे पार्टनर रेडी हो। तो देखो, कोई भी नया पार्टनर तभी बिजनेस में आ सकता है जब सारे पार्टनर ऑफ द बिजनेस तैयार हो उसको लेने के लिए, ठीक है ना, तभी वो बिजनेस में आ सकता है। इतना। क्वेश्चन नंबर 33, रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज एन, ये कौन सा अकाउंट है? चाहे आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, किस तरह का अकाउंट है कि दोनों सेम ही है? दैट इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि केवल और केवल ये बिजनेस में जो एसेट्स है या लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को शो करने के लिए बनाया जाता है। इट्स ओनली अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, when the balance sheet is prepared after the new partnership agreement, the assets and liability are recorded। जब भी बिजनेस में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू जब भी कोई बैलेंस शीट शुरू किया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटी शो किया जाता है वो कौन सा वाला अमाउंट होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला, करंट कॉस्ट वाला, रिलाइजेबल वैल्यू वाला, या रिवैल्यूड? हमेशा रखना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनरशिप चेंज होता है तो उसमें जो भी बैलेंस शीट बाद में बना जाता है उसकी वैल्यू हमेशा रिवैल्यूड फिगर की होगी। ऑप्शन नंबर सी। Question 35, when share of new or incoming partner is given without giving detail of the sacrifices paid by the old or existing partner। मान लीजिए एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है और उसका जो है बिना किसी डिटेल के, बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो के जो है दे रखा है, उस केस में क्या किया जा सकता है?
इट इज एज्यूम्ड दैट ओल्ड पार्टनर मेक सैक्रिफाइस इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये माना जाता है कि ओल्ड पार्टनर, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है ना, उस केस में क्या समझा जाएगा कि जो भी पार्टनर आ रहा है उनका जो कुछ भी कैलकुलेशन होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो उनका ओल्ड रेशियो ही माना जाएगा। देयर इज नो चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनका ओल्ड रेशियो होगा। दैट मीन्स दोनों ही यहाँ पर सही है, बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब भी कोई पार्टनर अपना गुडविल कैश में नहीं लेके आता है, उसमें उस किस अमाउंट को डेबिट करते हैं, तब उसमें हमेशा उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर अकाउंट करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर वो अपना गुडविल कैश नहीं लेके आ रहा है। कैश लेके आता तो क्या एंट्री करते हैं, अगर पार्टनर कैश लेके आ रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उस केस में एंट्री करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Here is the next question. 37. In the absence of an express agreement as to who will contribute the new partner's share of profit, it is implied that the old partners will contribute. अगर मान लीजिए एग्रीमेंट इन द absence ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, मतलब एग्रीमेंट डेट नहीं है कि कौन पार्टनर हु विल कंट्रीब्यूट द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना, तो ये नहीं है इन इम्प्लॉयड दैट ओल्ड पार्टनर्स विल बी कंट्रीब्यूट, तो ओल्ड पार्टनर किस हिसाब से कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो न्यू पार्टनर्स के शेयर को किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लीजिए कहा जा रहा है कि दो बिजनेसमैन ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, एक नया पार्टनर है सी और सी को दिया जा रहा है 1/3 शेयर, तो आपको ये बताना, ये नहीं दे रखा है कौन कितना दे रहा है, तो इस केस में ए और बी जो सी को शेयर देंगे हमेशा अपने ओल्ड शेयर के अकॉर्डिंग ही देंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 38, कंटीजेंसी रिजर्व अपेयर इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ, एडमिशन के टाइम जो भी कंटीजेंसी लायबिलिटी होगा तो उसको क्या किया जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी रिजर्व होता है उसको क्या किया जाएगा, हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। दैट मीन्स एंट्री करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है, नॉमिनल शेयर कैपिटल को हम ऑथोराइज कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ऑथोराइज कैपिटल भी बोलते हैं, और रजिस्टर्ड शेयर ऑफ कैपिटल होता क्या ये, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल व्हिच इज इशूड बाय कंपनी, बिल्कुल नहीं, वो इशूड कैपिटल होता है, इसका राइट ऑप्शन इज डी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी ऑथोराइज टू इश्यू, वो शेयर जो एक कंपनी के पास मैक्सिमम होता है और उतने से ज्यादा शेयर कभी वो इश्यू नहीं कर सकते, उसे नॉमिनल शेयर कैपिटल करते हैं। 46, excess value of net assets over purchase consideration at the time of purchase of goodwill, अगर मान लीजिए जो भी नेट एसेट्स है, ठीक है ना, उससे ज्यादा की वैल्यू कंसिडरेशन में पे किया जा रहा है, मान लो जो 4 लाख का एसेट्स है और कंसिडरेशन में पे किया जा रहा है 5 लाख, तो 1 लाख जो अमाउंट हो रहा है वो क्या है, वो क्या होगा, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है ना, नेट एसेट्स आर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, इसको क्या किया जाएगा, इसको जो है डेबिट किया जाएगा गुडविल अकाउंट में, क्या किया जाएगा, गुडविल अकाउंट में डेबिट किया जाए। यहाँ पर भी ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखिएगा, ये जो 4 लाख का एसेट्स है 5 लाख कंसिडरेशन में जा रहा है, यानी 1 लाख जा रहा है, जब भी एसेट्स से ज्यादा पेमेंट होता है इसका मतलब वो गुडविल का अमाउंट होता है, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ये डील वाला रेट पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 41, if discount on ratio of share is less than the amount forfeited, if discount on ratio of shares is less than the amount forfeited surplus is transferred to, बताइए कि रेशियो कर रहे हैं और जो रेशियो मान लीजिए 10 रुपीज का था, अब रेशियो किया जाए 9 रुपीज में, ठीक है ना, तो 1 रुपीज का है, ठीक है, जो 1 रुपीज है, तो ऐसे में सरप्लस इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, डिस्काउंट ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड से कम है, तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल, मान लीजिए फॉरफिचर अकाउंट में कितना था 1000 और डिस्काउंट हो रहा है ओनली कितना 300 रुपीज, तो बैलेंस कितना बच रहा है 700 ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व, यानी कि शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 42, to whom divided is given at a fixed rate at a
टाइम, इसमें से कौन सा है जो डिविडेंड को फिक्स रेट में बांटा जाए, किस केस में? हमेशा प्रीफरेंस शेयर होल्डर को उनका जो डिविडेंड मिलेगा वो एक फिक्स रेट में मिलता है, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर का जो डिविडेंड पहले से ही क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। कितने हो सकते हैं? 200। Okay, now in the balance sheet of a company under the heading share capital at the last in show, आपको बताना है कि बैलेंस शीट ऑफ कंपनी के अंडर हेडिंग शेयर कैपिटल के हेडिंग में क्या शो किया जाता है? एट द लास्ट, लास्ट में क्या शो किया जाता है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल। तो लास्ट में शो किया जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सबसे पहले आता है ऑथोराइज, फिर इशू, फिर सब्सक्राइब। ठीक है, रिजर्व शेयर कैपिटल तो नहीं आता है, रिजर्व शेयर कैपिटल कुछ नहीं होता, दैट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 42, sorry 45, in case of private placement the share and company does not invite the general public। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी जो है जनरल पब्लिक को नहीं बुलाती। सब्सक्रिप्शन शेयर देश कंपनी इंस्टीट्यूट द इशूड प्रोस्पेक्टस। कंपनी जो आता है किस किस चीज को प्रोस्पेक्टस इशू करती है? प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रिपेयर रिपोर्ट। तो यहाँ पर कंपनी क्या प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट तैयार करती है, जिसको ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, आ कंपनी इज क्रिएटेड बाय। कंपनी कैसे क्रिएट होती है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, कंपनी एक्ट से, इन्वेस्टर से मेल होता है। राइट आंसर इज कंपनी एक्ट से। कंपनी एक्ट के अंडर ही कंपनी का क्रिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, और मान लीजिए शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट होता है टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी का जो कैपिटल जो रेज होता है वो क्या होगा? इनवाइट द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टर, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। उसे पब्लिक को इन्वाइट ही, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाता है, या फिर डायरेक्टर को दिया जाएगा, या फिर ऑलरेडी जो सब्सक्राइब शेयर होल्डर है उसको दिया जाएगा, या फिर अपने एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। इस केस में पब्लिक को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी। 48, हु आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का रियल ओनर कौन होता है? गवर्नमेंट? नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सैलरी बेस पे होते हैं। डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? ये बोरोवर्स होते हैं, ठीक है ना। और सॉरी, ये लेंडर होते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स को, और गवर्नमेंट तो उसका अलग होता है, दैट मींस द रियल ओनर इज इक्विटी शेयर होल्डर। 49, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड अनकॉल्ड कैपिटल। इसमें से तीनों ही नहीं है। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल which may be called only the time of liquidation of the company। जिसको तभी मांगा जा सकता है जो लिक्विडेशन यानी कि रिजर्व कैपिटल होता है, वो चीज जो कैपिटल अभी कभी मांगा नहीं गया उसको रिजर्व कैपिटल के नाम से जाना जाता है। लायबिलिटी ऑफ शेयर कैपिटल इज लिमिटेड टू। किसी भी शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिट होता है किसके थ्रू? जितना वो शेयर वो उसके नाम पे अलाउड किया गया है, ठीक है, दैट इज फेस वैल्यू। जिसके पास कितना शेयर उसके अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी होती है। 100 शेयर है तो 100 जितना वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 51, द शेयर्स ऑन विच देयर इज नो एनी प्रीफिक्स रेट। ऐसा शेयर जिसका कोई भी प्रीफिक्स रेट नहीं होता है, ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर। जबकि इसका रेट जो होता है हर साल या तो कम हो गया या फिर ज्यादा प्रॉफिट तो जो डिविडेंड भी ज्यादा होगा, कम प्रॉफिट तो डिविडेंड कम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज इक्विटी शेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर 52, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर। जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो किसके यूटिलाइज किया सकता है? रिटर्न ऑफ प्राइमरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को लिए, बोनस शेयर को इशू करने के लिए, बाईबैक ऑफ ओन शेयर, अपने शेयर को बाईबैक करने के लिए, या सभी के लिए? यस, ऑल ऑफ इन सभी के लिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हमेशा कैपिटल लॉस को या कैपिटल वर्क के लिए किया जाता है, यानी तीनों ही इस केस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली ऑन बाइंडिंग ऑफ द, वो पोर्शन जो केवल और कंपनी के खत्म होते वक्त ही बाइंडिंग ऑफ ही मांगा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 54, प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स शुड बी शोन। जो इश्यू ऑफ शेयर के वक्त का जो प्रीमियम है उसको कहाँ शो किया जा सकता है? ऑन द एसेट साइड बैलेंस शीट, ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ना। प्रीमियम को शो किया जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट, उसमें भी इसको शो किया जाएगा कहाँ पर? रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेडिंग में। 55,
फ्रॉम द अकाउंट, फ्रॉम विच अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर विल बी रिटर्न अप, किस अकाउंट में, किस अकाउंट से जो है जो एक्सपेंस होता है शेयर इशू करते वक्त उसको रिटर्न किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बिजनेस में जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है उसके थ्रू यूज किया जाता है। मान लीजिए जो एक्सपेंसेस है वो 10,000 है, लेकिन रिजर्व जो है वो 2,000 है, ठीक ना। तो ऐसे में 2,000 पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर मान लीजिए 2,000 का एक्सपेंस है, 10,000 का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से वसूला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा नेचर का होता है? ये पर्सनल अकाउंट का होता है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर मांगता है उसके नाम से ही इश्यू होता है। 57, if discount on reissue of share is less than the amount forfeited, the surplus is transferred to, मान लीजिए जो डिस्काउंट है वो फॉरफिचर में जो है 10,000 रुपये है और डिस्काउंट केवल 2,000 रुपये का है, तो ऐसे में जो 8,000 के साथ क्या होगा, 8,000 को क्या माना जाएगा, कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? इस 8,000 को जो बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट है उसको ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 58, वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड, अगर शेयर को कैंसिल करना है और वॉलेंट्री रिटर्न हो रहा है, आपसे जो मर्जी से रिटर्न कर दे रहे हैं उसको क्या जाएगा, इसको बोलते हैं सरेंडर करना। कोई शेयर होल्डर है अपने शेयर नहीं रखना चाहता, उसको वापस कर दे रहा है अपनी मर्जी से, उसको सरेंडर करना बोलते हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स। 59, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी एक्सीडेड, अगर रीइश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू करते वक्त डिस्काउंट किस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता? द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिट, मान लो फॉरफिट किया जा रहा है 8 रुपीज़, तो डिस्काउंट 8 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं दे सकता, 8 रुपीज़ के बराबर, यानी कि जितना फॉरफिटेड होता है उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, इफ द प्रीमियम ऑन द फॉरफिटेड शेयर हैड ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, अगर फॉरफिटेड शेयर का प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, देन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट शुड बी, क्रेडिट किया जाएगा फॉरफिचर में, डेबिट किया जाएगा, कोई ट्रीटमेंट होगी? कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये पैसा मिल चुका है। तो फॉरफिट टाइम में अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आया तब तो उसको डेबिट कर देंगे, अदरवाइज उसको कुछ नहीं करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, if the shareholder does not pay his dues on allotment, कोई शेयर होल्डर है अलॉटमेंट का अपना पैसा नहीं जमा किया है, फॉर द अमाउंट ड्यू देयर विल बी, तो उस केस में क्या एंट्री किया जाएगा? क्रेडिट बैलेंस इन द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिचर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इन द शेयर फॉर दैट इज डेबिट बैलेंस इन द शेयर अलॉट, उसको बोलेंगे ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि पेमेंट नहीं आया, डेबिट बैलेंस मतलब अभी भी ड्यू रह गया है। Question number 62. At the time of forfeiture of share, the share capital account is debited with. फॉरफिचर के टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है किस अमाउंट से? कॉल्ड अप अमाउंट से। मान लीजिए एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, कंपनी ने 8 रुपये मांगे हैं और एक बंदे ने 6 रुपये नहीं दिया है, 6 रुपये नहीं दिया है और 2 रुपये ही आया हुआ। इस केस में जब फॉरफिचर अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 8 रुपये से, कि 8 रुपये मांगा गया जिसमें 6 रुपये नहीं आया है और 2 रुपये आए, दैट इज कॉल्ड अप वैल्यू बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 63, गुडविल अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड, गुडविल को कंपनी के बैलेंस शीट में किस सब हेड के अंदर होता है? पहली बात तो होता है जो गुडविल होता है वो एक एसेट्स होता है और ये लॉन्ग टर्म एसेट होता है, इसको होता है नॉन करेंट एसेट्स बोलेंगे। और नॉन करेंट एसेट्स भी दो तरीके होता है, एक होता है आपका फिक्स और एक होता है आपका करंट। तो फिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। तो यहाँ पर इसको शो किया जाता है टेंजिबल एसेट्स के अंदर, सॉरी इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। गुडविल वो अमाउंट होता है जिसको ना टच कर सकते ना छू, इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 64, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स इन अ कंपनीज बैलेंस शीट, आपको बताना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जिसको शॉर्टकट में एसपीआर बोलते हैं, कहाँ शो किया? एसपीआर को हमेशा कहाँ शो किया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंडर में? सबसे पहला दैट इज शेयर होल्डर फंड के अंडर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर्स टू शेयर होल्डर एट एवरी, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को कब शो करता है? एनुअल जनरल मीटिंग में शो करता है, उस टाइम में। क्वेश्चन नंबर 66, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, इंटरेस्ट एक्रूड तो है लेकिन लोन पर कोई भी वजह नहीं है, तो कंपनीज बैलेंस शीट अंडर सब कहाँ पर शो किया जाएगा? इसको शो किया जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में, कि जो लोन का जो इंटरेस्ट है
वो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको हम शो करेंगे अंदर करंट लायबिलिटीज के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 67, 50,000 9% डिवेंचर रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स, जिसको 12 महीने के अंदर अंदर नहीं विद इन 1 ईयर उसको क्या करना है, रिडीम करना, वापस करना है। जो जिसका रिटर्नेबल टाइम 1 ईयर से कम होता है वो हमेशा करंट लाइबिलिटी का पार्ट, दैट इज पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। और क्योंकि ये रिडीमेबल अमाउंट है तो करंट लाइबिलिटी की आप इसको अदर करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 68, a company should dissolve at the information of, एक कंपनी जो है डिसॉल्व डिस्क्लोज किया जा सकता है कब, एनुअल रिपोर्ट में। जो आप अपनी एनुअल रिपोर्ट शो करती है कहाँ पर, एनुअल मीटिंग में, वहां पर कर सकती है हम कंपनी को खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपेयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ शो किया जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस होता है एसेट्स, ठीक है ना। कौन सा होता है, एसेट्स, एसेट्स में भी होता है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में ये हमेशा अदर करंट लायबिलिटीज के अंडर में शो किया जाता है। एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको बताना है एक्सटर्नल होता है जो कंपनी का बाहरी आदमी, कौन होता है, बैंक्स और सप्लायर दोनों ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी, सी राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर अंडर, इसमें से कंपनी एक्ट के अंडर में किस चीज को प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं है, स्टेटमेंट प्रॉफिट ये तो बहुत जरूरी है, बैलेंस शीट जरूरी है, रिपोर्ट डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स का रिपोर्ट देना भी जरूरी है, इसका मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है हर कंपनी के लिए। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर्ड एट, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट होता है वो किसने प्रिपेयर किया, दैट इज ये कंपनी एक्ट के पार्ट सेकंड शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमिटमेंट, इसमें से कौन सा कमिटमेंट है, प्रपोज डिविडेंड, एंटीम डिविडेंड, अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, एरियर एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होता है वो प्रेफरेंस जब एक साल मान लो 2000 का प्रॉफिट बन रहा है, और लेकिन उसका प्रॉफिट एक्चुअली कैलकुलेट होना चाहिए कितना 5000, तो 3000 जो है नेक्स्ट ईयर बोले, इसको बोलते हैं कमिटमेंट कि आपको 3000 नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा, ये एरियर माना जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 74, डिवेंचर रिन्यूअल आफ्टर 10 ईयर, ऐसा डिवेंचर जो 10 साल के बाद रिडीम होना है उसको कहाँ शो करेंगे, ऐसे डिवेंचर को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म की लंबे टाइम तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, इसमें से कौन सा आइटम है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट शोन इन द नोट, इसमें से कौन सा जो है नोट्स ऑफ अकाउंट ऑन अदर नहीं शो किया जाता है, ठीक है ना। नोट टू अकाउंट्स ऑन अदर, अदर एक्सपेंसेस के अंदर में कौन सा नहीं आता है, कुरियर एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ फैक्ट्री, बेजेस, बेजेस नहीं आता, क्योंकि बेजेस किस में आता है, बेजेस आता है कंपनसेशन में, कहाँ आता है, कंपनसेशन एंड एम्प्लॉयज बेनिफिट में आ जाता है, ये नहीं आता है। अदर एक्सपेंसेस में हमेशा कुरियर, इंटरनेट और रेंट को शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द नोट्स अकाउंट, इसमें से कौन सा जो है जो केवल और केवल नोट्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है, पर्टिकुलर अकाउंट में नहीं, दैट इज इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स आता है, ये ठीक है ना। जबकि कंटीजेंट लायबिलिटी जो होता है ये नोट्स और अकाउंट में ही शो किया जाता है, इसको पर्टिकुलर बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है। माइनिंग राइट्स क्या होता है, माइनिंग राइट्स ध्यान रखिएगा, गुडविल जो हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, और ये माइनिंग राइट, ये सारे इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, इसकी वैल्यू तो होती है लेकिन ये इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, इफ द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, अगर ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई ना कर पाए, इट इज एज्यूम टू ए पीरियड, तो हम जो है ऑपरेटिंग साइकिल का एक एवरेज पीरियड क्या मानते हैं, 12 मंथ्स का, किसका, 12 मंथ का, 12 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल होगा फिर। क्वेश्चन 79, फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज, फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑफ इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस, गलत बात है। मेजर द इफिशिएंसी, इससे बिजनेस की इफिशिएंसी का पता चलता है कि बिजनेस हमारा कहाँ पर है, बिजनेस हम डाउन बर्थ में जा रहे हैं या बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है, किसमें कहाँ कमी है, इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। 80, कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ नॉन पीरियड विद दोज एंड अनदर पीरियड ऑफ सेम फर्म इज, अगर हम वैल्यूज का एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ कंपेरिजन करें उसको क्या बोलेंगे, सेम फर्म का वैल्यू कंपेरिजन किया जाता है, मान लो सेम फर्म का 2021 का और 2023 की वैल्यू के बारे में हम क्या कहते हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन।
एक फर्म के अंदर ही अंदर उसके दो पर्टिकुलर ईयर का पर्टिकुलर टाइम के बीच में कंपेरिजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। ठीक है ना, एक पीरियड टाइम पे जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ एनालाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड, इसमें से कहाँ पर किसमें लिक्विड एसेट इंक्लूड नहीं होता है? बिल रिसीवर, डेप्टर्स, इन्वेंटरी, बैंक बैलेंस, दैट इज इन्वेंटरी इज नॉट अ लिक्विड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 83, टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर, लिक्विडिटी का बेसिक मेजर क्या है? लिक्विडिटी के दो ही मेजर होते हैं, दैट इज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं, पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 84, आ कंपनीज करंट रेशियो इज 2:1, कंपनी का करंट रेशियो 2 और 1 है। आफ्टर कैश पेमेंट सम क्रेडिटर, एक क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट कर दिया गया है, तो करंट रेशियो क्या होगा? ध्यान में रखिए, कैश पेमेंट करने का मतलब होता है एक है करंट रेट, यहाँ पर भी कैश कम हो जाएगा और करंट लायबिलिटी का क्रेडिटर्स भी कम हो जाएगा, दोनों ही कम होगा। अगर आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही कम होता है, उस केस में हमारा जो करंट रेशियो वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 85, द विच रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, कौन सा है जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन को बताता है? दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। कि सॉल्व रेशियो में हमारे पास डेब्ट, टोटल एसेट्स या फिर आपका शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड कैलकुलेशन होता है, और ये सब लॉन्ग टर्म की बात बताता है कंपनी के। 86, सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर्स फंड, जो सेटिस्फैक्ट्री रेशियो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट का शेयर होल्डर फंड का, वो क्या होता है सेटिस्फैक्ट्री रेशियो दोनों के बीच में? दैट इज नोन एज 2:1 बोलते हैं। क्या होता है? 2:1 होता है। यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट का अगर बात करते हैं, एक तरफ डेप्ट है और दूसरा शेयर होल्डर फंड है, अगर ये दोनों के बीच में 2:1 का रेशियो होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास शेयर होल्डर फंड जो है 1 लाख है, तो हमारा जो डेप्ट है 2 लाख तक चल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज बोलते हैं सेल्स, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, रेशियोज प्रोवाइड आ मेजर्स ऑफ अ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड कंडीशन, वो रेशियो कौन सा है? रेशियो प्रोवाइड कौन सा मेजर प्रोवाइड करती है? अगर हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, चाहे लिक्विडिटी रेशियो हो, चाहे सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है, वो कौन सा मेजर प्रोवाइड करता है? दैट इज रिलेटिव रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के साथ वो रिलेशन को बताता है ना। क्वेश्चन नंबर 89, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग, कौन से फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए प्रिपेयर किया? दैट इज शॉर्ट रेंज फाइनेंशियल। हमें ये पता करना होता है हमारे पास किस किस आइटम में कितना पैसा का इनफ्लो हो रहा है, कहाँ पर पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड नेट प्रॉफिट, में किस चीज़ को ऐड किया जाएगा? अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखिएगा, जो नेट प्रॉफिट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस, इन तीनों को ऐड करेंगे, तब जाके वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल बताना है। पेमेंट टू डिविडेंड, वहीं पर अगर वो रिसीव होता, रिसीव और डिविडेंड, तो वो इन्वेस्टिंग में जाता। क्या जाता? इन्वेस्टिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट, इसमें से कौन सा जो है कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिटरी बैंक बिल्कुल है, कमर्शियल पेपर कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेजरी बिल कैश, इन्वेस्टमेंट जो है नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स है, जिसको नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटी आर अज्यूम टू बी, कॉमन साइज बैलेंस में जो लाइबिलिटी का टोटल होता है वो कितना होता है? ये हमेशा क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है? 100% माना जाता है इसको। नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट इज कॉल्ड, जहां पर कोई प्रॉफिट नहीं होता, यानी कि जितना कॉस्ट हुआ उतना ही सेल हुआ, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 59, when bad position of the business is tried to be duplicate of the good, अब बिजनेस का बैड पोजीशन है, बिजनेस लॉस चल रहा है लेकिन लॉस को दिखाना नहीं है, तो उस केस में जो काम किया जाए लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं?
विंडो ड्रेसिंग। और ये करने वाला कौन होता है? इसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंट, जो बिजनेस के लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड। जीरो कूपन बॉन्ड की जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है वो डिवेंचर या वो बॉन्ड जिसका जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न जो है फिक्स नहीं होता है, विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, ऐसे ही कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है आगे चल के। ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर डिवेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जाता है तो कौन से अकाउंट में क्रिएट किया जाएगा? जब भी डिवेंचर इशू किया जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू किया जाता है डिवेंचर अकाउंट में। कौन सा अकाउंट? डिवेंचर अकाउंट। 89, इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ डिवेंचर अंडरराइटिंग कमीशन कैन नॉट बी इंक्रीज बाई। जो अगर डिवेंचर इशू किया जा रहा है उस केस में अंडरराइटिंग कमीशन किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 2.5 ही अंडरराइटिंग कमीशन हो सकता है। Question 99, a share of 10 each issued at 4 premium out of which 7 including 1 premium was called up। 7 रुपए मांगा गया है जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम है, तो अनकॉल्ड कैपिटल कितना होगा? अनकॉल्ड कैपिटल कितना होगा? देखिए 7 रुपये में 1 रुपया जो है मांगा गया है, तो 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि एक्चुअल में कॉल्ड अप कैपिटल कितना? 6, तो अनकॉल्ड कितना रह गया? 4 रुपीज। 100, इफ देयर आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर शेयर इशू किया जा रहा है अदर देन कंसिडरेशन पे, ठीक है ना, तो फॉर परचेज एसेट देन व्हाट अकाउंट भी बता रहे कौन सा अकाउंट? तो एसेट्स परचेज किया जा रहा है, कोई नाम नहीं दे रखा है, तो एंट्री करेंगे हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कौन सा क्रेडिट साइड में, तो देन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? इफ द शेयर आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना, तो पहले एंट्री करिए, यहाँ पर हो जाएगा वेंडर अकाउंट। और शेयर इशू किया जा रहा है तो एंट्री करेंगे हम वेंडर अकाउंट डेबिट, तो कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? तो राइट आंसर इज वेंडर, क्योंकि वेंडर से सामान परचेज किया उसको शेयर इशू दे रहा है, तो एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हो गया आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस में। ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा, 100% आपका पेपर अच्छा हो जाएगा ऐसे ही। अब हम, ये तो हो गया क्लास 12 के अकॉर्डिंग। आपको मैं क्लास 11 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बताऊंगा, क्योंकि आपके सीयूटी में क्लास 11 प्लस 12 दोनों के ही जो है पोर्सन पूछा जा रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर अकाउंटिंग भी है, उसके लिए प्रॉपर आपको मैं पोर्सन क्वेश्चन वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है ना। और ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। आपको मुझे, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टाइप कीजिए नकुल ढाली, ठीक है ना। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इस ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन तुरंत मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।